हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आज आप ईवीएस प्रैक्टिस सेट का थर्ड नंबर देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी भी पेड़ के ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है वह पक्षी कौन है। तो वह पक्षी कौन है? वह पक्षी नंबर 1 कौवा है, नंबर 2 चील है, नंबर 3 शक्करखोरा है, नंबर 4 फाख्ता है। तो इसका आंसर क्या है? कौवा। किसी भी पेड़ की ऊंची शाखा पर, किसी भी पेड़ की ऊंची शाखा पर, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सबसे ऊंची शाखा पर, जो सबसे ऊंची शाखा है उस पर जो अपना घोंसला बनाता है वो कौन सा पक्षी है? तो वो पक्षी है कौवा। ठीक। और जब ये कहा जाएगा कि इलाके के सबसे ऊंचे पेड़, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कौन अपना घोंसला बनाता है? तो वो है चील। ठीक। जब किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर बनाने के लिए आएगा क्वेश्चन तो हम कौवा लगाएंगे, और सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर क्वेश्चन आएगा तो हम चील लगाएंगे। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? कौवा, कोयल, गिद्ध, कबूतर। तो वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कौवा है, कोयल है, गिद्ध है, कबूतर है। कौवा तो अपना घोंसला बनाता है। ठीक। गिद्ध भी अपना घोंसला बनाता है। वो गिद्ध कैसे, कहाँ घोंसला बनाता है? गिद्ध या तो पर्वत के खंडरों में बनाता है, या फिर चील द्वारा छोड़े गए घोंसले में जो है घोंसले का प्रयोग करता है। चील जो घोंसला छोड़ देता है उसी का ये जो है अपने घोंसले के रूप में प्रयोग करता है। ठीक। कबूतर और गौरैया जो कि घरों में पाए जाते हैं, मनुष्य घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, घोंसला नहीं बनाता है तो कोयल। ठीक है। तो कोयल क्या करता है? ये अपने अंडों को भी कौवे के घोंसले में रख देता है, और उसी में कौवे के अंडों के साथ कोयल की भी अंडे की देखभाल होती है। ठीक। तो इसका जो है आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर कोयल। थर्ड नंबर ईवीएस की शिक्षिका बच्चों को कचरे का सदुपयोग करना सिखाना चाहती हैं, वह किन 3 आर का प्रयोग करना सिखाएंगी, बताएंगी? रीयूनियन, रीयूज, रिपीट। नंबर 2 रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिसाइकिल, रिपीट, रीयूज, रीयूज, रिसाइकिल, रिडीम। रीयूज क्या है? रीयूज जिसमें हम किसी एक वस्तु का दूसरी बार या दोबारा उसको प्रयोज्य के लायक बना दें तो वो रीयूज कहलाता है। ठीक। तो रीयूज क्या है? जब हम उसको रीयूज दोबारा उसका प्रयोग के लिए हम उसको तैयार कर दें, इस रूप में उसको तैयार कर दें कि उसका दोबारा प्रयोग किया जा सके, वो रीयूज हो गया। रिसाइकिल क्या हो गया? कि किसी एक चीज़ से, उसके सामान से उसको एक नया रूप दे करके उसको किसी अन्य रूप में प्रयोग किया जाए, वो है रिसाइकिल। ठीक। और रिपीट क्या है? किसी चीज़ का बार बार प्रयोग किया जा रहा है तो वही है रिपीट है। रिड्यूस मीन्स है कि उसको बनने ही नहीं दिया जा रहा है, या उसको घटा दिया गया, उसके प्रोडक्शन को घटा दिया गया है। ठीक। तो ईवीएस की शिक्षिका क्या सिखाएंगी? कचरे का सबसे कम प्रोडक्शन करना सिखाएंगी कि कचरा कम प्रोड्यूस हो। ठीक। तो वो रिड्यूस करना सिखाएंगी, वो रिसाइकिल करना सिखाएंगी। ठीक। वो क्या सिखाएंगी? रीयूज करना सिखाएंगी कि कचरे का रीयूज कैसे किया जा सकता है, उसको किन रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक। जैसे किसी खराब जो है चीज़ का प्रयोग किसी अन्य चीज़ में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर का ही है, उसकी हार्ड डिस्क या अन्य चीज़ें किसी दूसरे कंप्यूटर में डाली जा सकती हैं। उसी प्रकार जो है किसी एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझाना कि उसका जो है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करना है। तो ये 3 आर कौन से हैं? रिड्यूस,
रिसाइकिल और रीयूज़ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किससे होता है? जीवाणु से, कवक से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है मलेरिया, कवक जनित रोग भी नहीं है, वायरस जनित रोग भी नहीं है। ठीक, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। तो इसका प्रोटोजोआ आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक, और इसका पता कौन बताया था? इसको कौन बताया था कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है? इसको बताया था रोनाल्ड रास ने। रोनाल्ड रास, इन्होंने बताया था कि मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। मच्छर उसका वाहक है और वो क्या करता है? प्लाज्मोडियम को संक्रामक के रूप में जो है फैला देता है। जब वो किसी को काटता है तो उसके लार में रहता है और दूसरे व्यक्ति को वो जो है मलेरिया फैला देता है। ठीक, तो मलेरिया का वाहक क्या है? मच्छर है। और इसकी जानकारी किसने दिया था? रोनाल्ड रास ने दिया था और इसके लिए उन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? एजी टेंसले, अर्नेस्ट हैकल, रोनाल्ड रास, एमएस स्वामीनाथन। तो एजी टेंसले ने क्या दिया था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। ठीक, हेकल ने क्या दिया था? इकोलॉजी वर्ड दिया था। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग हेकल के द्वारा किया गया था। रोनाल्ड रास ने क्या? मलेरिया की खोज की थी कि मलेरिया जो है ये किसके द्वारा होता है? मच्छर जिसका वाहक है, और ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। इसका कारण क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ठीक, लास्ट ऑप्शन क्या है? एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन कौन थे? ये हरित क्रांति के जनक हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। और हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन थी? तो नंबर 1 गेहूँ थी, इसके बाद चावल थी। ठीक, तो गेहूँ और चावल इसका ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहते हैं? नंबर 1 केचुआ, नंबर 2 सांप, नंबर 3 1 एवं 2 दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो किसान का मित्र केचुआ को क्यों कहते हैं? क्योंकि केचुआ क्या करता है? केचुआ ज़मीन में एक तरफ से उसके अंदर से दूसरी तरफ से निकल आता है और ये ज़मीन को भुरभुरी बना देता है। और छोड़े गए मल जो है उसका खाद के रूप में ज़मीन को उर्वरक बनाने का काम करती है। ठीक, केचुआ का जो मल होता है वो ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम करती है। सांप क्या करता है? सांप खेत में पाए जाने वाले चूहों को क्या करता है? खा लेता है, जिससे चूहे खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और फसल सुरक्षित रहती है। इसलिए किसान का मित्र केचुआ और सांप दोनों हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट, झूम कृषि से प्रभावित क्षेत्र हैं। सर्वप्रथम झूम कृषि क्या है? झूम कृषि को कई अन्य नामों से भी जानते हैं। सर्वप्रथम कर्तन एवं दहन, इसका क्या नाम है? कर्तन एवं दहन कृषि। और क्या नाम है इसका? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। ठीक, तो कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर एक खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वहाँ के जो पौधे हैं, वहाँ के जो घासें हैं, उनको काट करके जला दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर 1 साल 2 साल खेती की जाती है, जब तक उसकी उर्वरकता
उस ज़मीन में होती है, जब तक वो उपजाऊ रहती है तब तक खेती की जाती है, उसके बाद वो खेती नहीं की जाती है। ठीक, तो इसका जो है कारण क्या है, इसको कर्तन दहन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ से ज़मीन साफ करके उसको जला करके तब वहाँ पर खेती की जाती है। और स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक वो उपजाऊ है तभी तक खेती करते हैं, उसके बाद उस ज़मीन को छोड़कर किसी दूसरी ज़मीन को चुन करके और वहाँ पर कर्तन दहन का कार्य करके उसके बाद खेती की जाती है। ठीक, तो इसके ये 3 नाम हैं। और ये किस क्षेत्र में होती है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में इस तरह के फसल उगाई जाती है, इस तरीके की प्रक्रिया से। ठीक, तो इस प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? अधिकांशतः पूर्वोत्तर भारत में होता है। ठीक, तो उत्तर भारत क्या हो गया? कैंसिल हो गया। दक्षिण भारत भी कैंसिल हो गया। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भी कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर। शिक्षक बच्चों को मौसम के बारे में बता रही हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बादल का निर्माण होता है। इस प्रश्न से वह किस टॉपिक के बारे में बच्चों को विमर्श करती हैं? नंबर 1 वाष्पीकरण, नंबर 2 संघनन, नंबर 2 वृष्टि, नंबर 4 अंतः स्यंदन। सबसे पहले इन सभी चारों टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण में जल वाष्प के रूप में जब ये आसमान में ऊपर उड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? यही है वाष्पीकरण। ठीक, जो जल वाष्प के रूप में जब ये ऊपर जाता है तो यही है वाष्पीकरण। ठीक, नेक्स्ट है संघनन। संघनन क्या होता है? यही जल वाष्प ऊपर उठ करके जब ठंडा होने लगता है तो ये संघनित होने शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर जल की बूंदों के रूप में ज़मीन में जो है गिरता है। तो इसी से क्या बनता है? बादल। इकट्ठा होकर के ये बादल का निर्माण करते हैं और ज़्यादा भारी होने पर फिर वृष्टि के रूप में, वर्षा के रूप में ज़मीन पर जल की बूंदें गिरती हैं। तो वर्षा कैसे होती है? जब संघनन की क्रिया हो चुकी होती है उसके बाद। और अंतःस्यंदन क्या है? अंतःस्यंदन में जो जल ज़मीन पर पाया जाता है वो जब रिस कर धीरे धीरे रिसते हुए जब ज़मीन के अंदर सोखता जाता है तो वही क्या है? अंतःस्यंदन है। तो शिक्षिका बच्चों को क्या बताएंगी? अंतःस्यंदन बताएंगी, वृष्टि बताएंगी, संघनन बताएंगी। किसमें बादल बनने की प्रक्रिया हो रही है? तो वाष्पीकरण नहीं, गलत ऑप्शन। संघनन हाँ ये सही है, वृष्टि भी नहीं है और अंतःस्यंदन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग पढ़ें और एक एक क्वेश्चन की एक अच्छी व्याख्या देखें। बच्चा सामाजिकरण का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? तो सामाजिकरण का जो पाठ बच्चा सीखता है सबसे पहले प्रथम गुरु माँ के द्वारा सीखता है। बच्चे की प्रथम गुरु कौन है? माँ है। ठीक, तो अगर ऑप्शन में माँ दिया है तो सामाजिकरण का प्रथम पाठ बच्चा माँ से सीखेगा। उसके बाद फिर परिवार और पास पड़ोस आते हैं। तो अगर माँ दिया है तो माँ ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, स्कूल बैग का वजन कम करने की ज़रूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम में अध्यायों की संख्या कम करने की ज़रूरत है, या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। बच्चों का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक, उनका सिलेबस कम कर दिया जाए, या बच्चे का बैग कम कर दिया जाए, या पाठ्य पुस्तक के अध्याय कम कर दिया जाए। तो क्या करने से होगा? तो पाठ्यक्रम को आधा करने से ये नेगेटिव सेंस है, ये उससे नहीं होगा, इससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अध्याय को भी कम करके नहीं किया जा सकता है। ठीक, अबोध का भार भी, ये भी नहीं। तो स्कूल का बैग कम करके बच्चे के बोझ के बिना सीखने, इसीलिए फर्स्ट जो है उनको सबसे पहले प्ले ग्रुप के स्कूल में बच्चों को डाला जाता है, जिसमें वो बिना ही भार के बच्चे फाउंडेशन की क्लास करते हैं। ठीक, और एनईपी
जो 2020 है वो भी क्या कहती है कि फर्स्ट 5 ईयर का एक फाउंडेशनल स्कूल होगा, जहाँ पर बच्चे जो है छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, प्रिपेयर होंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ये फाउंडेशनल जो है उनकी टीचिंग होगी 5 ईयर तक के लिए। और NCF 2005 भी यही कहता है कि बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए और उनको जो है मातृभाषा में पढ़ाया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा हो और उनके बोझ को कम किया जाए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर, स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है। ये क्या है? ये रूढ़िबद्ध अवधारणा है। समाज में ऐसी अवधारणा कि बच्चों में पुरुष ज़्यादा क्या हैं? बलशाली हैं, बलवान हैं, ठीक, ज़्यादा मजबूत हैं, स्त्रियां कम मजबूत हैं। महिलाएं क्या हैं? नृत्य, मनोरंजन आदि क्रियाकलापों में, गतिविधियों में ज़्यादा रुचि लेती हैं। पुरुष शक्तिशाली, ऊर्जा जो दिखाने वाले जो कार्य हैं, क्रीड़ा जैसे क्रिकेट, कबड्डी आदि खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार की रूढ़िबद्ध अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस ये है जो कि तापमान के बढ़ाने का कारण है, तापमान बढ़ने का कारण है। और धरातल वातावरण का, एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये तीनों हैं, अर्थात चौथा। ठीक, नेक्स्ट, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर। तो ताजमहल पीला क्यों हो रहा है? सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि ताजमहल के आसपास तेल रिफाइनरीज जो है पहले वर्क करती थी, उसको बाद में जो है उस पर अपोज किया गया और वो अभी कार्यरत नहीं है। और ये क्योंकि वो जो तेल शोधन रिफाइनरीज थी, उनके द्वारा जो रसायन निकलते थे और जो गैसें निकलती थी, वो क्रिया करके सल्फ़र का निर्माण करते। तो सल्फ़र क्या करते थे? उसके दीवार के और जो ताजमहल इमारत थी उसके कलर को, ताजमहल के कलर को वो चेंज कर दे रही थी। वाइट से येलोइश उसका फिगर बनता जा रहा था, उस पर कलर कौन सा चढ़ रहा था? येलो का। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सल्फ़र। ठीक, नेक्स्ट है 40 नंबर। सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? नंबर 1, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। तो क्या पोस्टर बनाने से बच्चे पर्यावरण के संरक्षण के लिए सजग हो जाएंगे? नहीं, गलत है ये। पोस्टर बनाने से बच्चे नहीं सक्षम होंगे। और क्या समूह चर्चा पर्याप्त है? नहीं, समूह चर्चा भी पर्याप्त नहीं है। आपस में विचार विमर्श करके बच्चे क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो रणनीतियाँ हैं वो सीख पाएंगे? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बच्चों को ये बताएं कि पेड़ों के संरक्षण कितना आवश्यक है। भविष्य में ये जो है पेड़, छायादार पेड़ नहीं रहेंगे तो इसकी क्या उपयोगिता होगी, इसके लाभ और हानि दोनों को बताएंगे तो बच्चे उस पेड़ को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और उनको प्रेरित करके उनको पेड़ को जो है तैयार करने के तरीके भी बताएं। तो इससे क्या करेंगे बच्चे?
बच्चे पेड़ों के संरक्षण के लिए जान सकेंगे, उनके साथ वो जुड़ाव महसूस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने एवं इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। एक और क्वेश्चन जो कि एनसीएफ 2005 से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो एनसीएफ 2005 क्या करता है, बच्चों को किताबी नॉलेज, विद्यालयी नॉलेज से दूर बाहरी दुनिया, दैनिक जीवन से जोड़ करके उन्हें पढ़ाना। ये क्या है, ये एनसीएफ 2005 का मेन फोकसिंग पॉइंट है। इसी पर ये आधारित है कि बच्चों को एक बोरियत सी किताब सिर्फ सीमित नॉलेज देने से जो है काम नहीं चलेगा, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ करके बताना चाहिए, क्योंकि वो उसी वातावरण में रहते हैं और उन चीज़ों को वो जल्दी सीख सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाठ्यचर्या से बाहर नहीं, पाठ्य पुस्तकों से बाहर, हाँ ये है पॉजिटिव आंसर हो सकता है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और ऑप्शन को देख लिया जाए। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, हाँ ये भी है पॉजिटिव। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, हाँ ये भी पॉजिटिव है। किंतु सबसे ज़्यादा जो एनसीएफ 2005 फोकस करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उस आधार पर पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पॉइंट है, परिभाषा को हमको रटाना नहीं है। तकनीकी एवं औपचारिक होना चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बच्चे जब समझ ही नहीं पाएंगे तो सीखेंगे क्या, इसलिए अधिगम सरल तरीके से होना चाहिए। सरल से शिक्षण अधिगम की जो पद्धति है वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाती है, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल। मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल। ठीक, विश्लेषण से संश्लेषण, ये सब क्या है, शिक्षण पद्धतियाँ हैं। तो ये क्या हो गया, कठिन बता रहे हैं तो पहले सरल बताना चाहिए था, तो इसका ये ऑप्शन हो गया गलत, रॉन्ग हो गया। तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक बच रहा है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा, मतलब उसकी मातृभाषा से जोड़ करके उसको अनुभव जिसमें वो ज़्यादा सरलता से सहज हो, सीख सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक, ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा नंबर करेंगे और 25+ नंबर आएंगे ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन के कारण क्या हैं, जलवायु के कारण, उनकी शारीरिक शक्ति, परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ठीक, तो जलवायु के कारण नहीं, जलवायु के कारण डिजाइन नहीं होती है। जलवायु के कारण क्या होते हैं, और भी फैक्ट्स हैं, उनके तापमान में अंतर या फिर उनके रहन सहन में ये अंतर आता है। ठीक, और शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, बाल नहीं। प्रकाश के कारण, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो उनकी जो डिज़ाइन है, जैसे चीता है, बाघ है, हिरन है, इनके शरीर पर जो एक अलग पैटर्न दिखता है उसका प्रमुख कारण क्या है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012,
भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो जंगल अधिकार अधिनियम जो 2007 है, ये 2006 से ही क्या था, ये मूवमेंट में था और 2007 में जाके ये पारित हुआ था। और इसके तहत 25 वर्ष से जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है उसका उस जंगल की उस भूमि पर जहाँ वो पैदा हुआ है और उसमें वो 25 वर्ष बिताया है तो उसका अधिकार हो जाएगा और उस पर वहाँ पर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा, उसका एकाधिकार होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये आदिवासी जो है ट्राइब्स ग्रुप के लिए ये सबसे अहम क्या है, अधिकार है, उनके लिए यही मूल अधिकार है। ठीक, क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं और जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उनके इस अधिकार की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मखाना, चिकनगुनिया, मलेरिया, एड्स, डेंगू। NIBS हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, डेंगू क्या होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है। ठीक, और मलेरिया भी मच्छर से होता है, इसका वाहक क्या है, मच्छर है। चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है। तो जो फोर्थ आंसर है इसका राइट आंसर है। तो मच्छर से फैलने वाले ये तीनों ही रोग क्या हैं, मच्छर से फैलने वाले हैं ये। ठीक, मच्छरों के काटने से डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा निपंथीज कामू, इसका क्वेश्चन क्या है, निपंथीज क्या होता है, तो कामू छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कोड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। तो घटपर्णी, इसका नाम घटपर्णी क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने शिकार को फंसाने के लिए घड़े के आकार का अपना वो बना लेता है, अपना स्वरूप एक घड़े के आकार का ऐसे बना लेता है। और जब कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर प्रवेश करता है तो ये उसको बंद कर देता है और आसानी से उसको फंसा लेता है। ठीक, तो ये क्या है, ये घटपर्णी पौधा है और ये शिकारी पौधा माना जाता है और मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से छोटे छोटे कीड़ों को आसानी से फंसाकर खा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नंबर 1 आंवला, पालक, गुड़। नंबर 2 आंवला, पालक, आलू। नंबर 3 आंवला, आलू, टमाटर। नंबर 4 बंद गोभी, भिंडी, गुड़। ठीक, तो नंबर 1 इसमें है दिया हुआ है आंवला। हाँ, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है और लौह तत्व भी पाया जाता है। ठीक, पालक में लौह तत्व पाया जाता है। ठीक, आयरन पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, गुड़ में भी पाया जाता है। ठीक, तो आयरन की कमी वाले व्यक्तियों को आंवला, पालक और गुड़ खाने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में, तो इसका फर्स्ट आंसर ही सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे किस देश से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। तो मिर्च किस देश से आया था, तो मिर्च भारत में किस माध्यम में आया था और किस देश से आया था, तो दक्षिण अमेरिका के द्वारा आया था। मिर्च दक्षिण अमेरिका में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया और पुर्तगालियों ने
गोवा में जब अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई तो उसके माध्यम से ये भारत आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस क्या है? एक प्रकार से ये सूखे क्षेत्र का पौधा है और ये इसमें कांटे लगे होते हैं। और ऐसे पौधों पर अपना घोंसला बनाने वाला कौन सा पक्षी है? तो शकरखोरा है, बया है, कलचिड़ी है, फाख्ता है। तो फाख्ता पक्षी ऐसा है जो कि अपना घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों के बीच बनाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ये सभी EVS के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, इसमें कुछ लिए गए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही संभावित हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? नंबर 1 बाघ, तेंदुआ, सांड। नंबर 2 सांप, रेशम कीट और छिपकली। नंबर 3 चील, गरुड़ और गिद्ध। नंबर 4 मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो 4 गुनी मनुष्य की 2 आँखें होती हैं। ठीक, और मनुष्य से भी 2 गुनी कौन देख सकता है? ज़्यादा दूर वस्तुओं को बाघ देख सकता है, तेंदुआ देख सकता है, सांड देख सकता है। तो ये गलत है। ठीक, इसमें चील, गिद्ध, गरुड़ ये क्या देख सकते हैं? ये 2+2 मनुष्य की आँखों से 2 गुना प्लस मतलब टोटल 4 गुनी अधिक दूरी पर वस्तुओं को मनुष्य से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दृष्टि होती है चील की, गरुड़ की और गिद्ध की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप से अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो अचार को कांच के जार और बोतलों में रखने से पहले क्यों उसको धूप में सुखाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या तापमान वृद्धि करने के लिए? नहीं। धूल को हटाने के लिए? नहीं। और भी साधन है धूल को हटाया जा सकता है। ठीक, नमी को पूर्णतः उसको साफ करके भी धूल हटाया जा सकता है। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए? हाँ, इसका ये पॉजिटिव आंसर है। 3rd नंबर राइट आंसर है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए अचार में और भी चीज़ें डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाई जा सकती हैं। ठीक, लेकिन नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उसमें धूप दिखाना आवश्यक है, अन्यथा अचार कुछ ही दिनों के बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि नंबर 1 बगुला तथा भैंस में सजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। नंबर 3 भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो नंबर 1 क्या है? बगुला भैंस को डराना चाहता है। अरे बगुला भैंस को कैसे डरा सकता है? बगुला और भैंस के शरीर में कितना अंतर है? तो ये क्या है? वो तो खुद उससे छोटा है। तो ये क्या हो गया? गलत आंसर हो गया। ठीक, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। क्या उसके पंख नहीं हैं? उसके भी तो पंख हैं, तो वो उड़ सकता है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो गया। ठीक, बगुला मनोरंजन करने के लिए भैंस पर बैठता है, नहीं, ये भी गलत है। ठीक, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ये सत्य है। क्योंकि बगुला क्या करता है? भैंस के जो है शरीर पर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, उसको खा लेता है। तो भैंस को भी कीड़ों से निजात मिल जाता है और उसको भी आहार मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे की सजीवता पर रिलेशन उनका
है, सजीवी संबंध है दोनों के बीच में। बगुला क्या करता है, भैंस के कीड़ों को खा लेता है और भैंस उसके लिए आहार का जो है काम करती है, जो है कीड़े आहार के रूप में वो लेता है। ठीक, तो दोनों का सहजीवी संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 बिहार। तो वर्ली सर्वप्रथम वर्ली क्या है? वर्ली एक प्रकार की पारंपरिक कला है वहाँ की। ये कला है, आर्ट है। और ये कहाँ की आर्ट है ये वर्ली एक लोकेशन है महाराष्ट्र में। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वर्ली महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की क्या है, एक पारंपरिक कला है, लोक कला है। ठीक। और उड़ीसा में कौन सी कला फेमस है? उड़ीसा में एक पट्टचित्र, जो कपड़े को रंग करके कपड़े पर चित्रकारी करके बनाई जाती है, ये यहाँ पर फेमस है। ये पट्टचित्र कहाँ का फेमस कला है? उड़ीसा का है। बिहार में क्या फेमस है? मधुबनी पेंटिंग। बिहार में मधुबनी पेंटिंग क्या है, फेमस है। ठीक, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए चर्चा की जा रही है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? तो ये बिहार की है। ठीक, पट्टचित्र उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ली पारंपरिक कला है कहाँ की? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? सुनने की क्षमता, इसमें दोनों में फ़र्क करने की क्षमता किसमें है? गिद्ध में है, बाघ में है, रेशम के कीड़े में है, कुत्ते में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर 1 बाघ। बाघ ही एक ऐसा जो है जानवर है जो उसके कान इतना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि वो पत्ते भी हिलते हैं, पत्ते की जो सरसराहट है उसमें और किसी जानवर के आने की जो ध्वनि है, दोनों में अंतर कर लेते हैं। तो ये अंतर करने में सक्षम कौन है? तो बाघ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? नंबर 1 भोजन, नंबर 2 सौरमंडल, नंबर 3 मौसम, नंबर 4 ऊर्जा। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन की कितनी थीमें हैं? कुल 6 थीमें हैं। ठीक, जिसमें क्या है? नंबर एक है परिवार और दोस्त। ठीक, नंबर 1 है परिवार और दोस्त। नंबर 2 इसमें है भोजन, नंबर 3 है घर आश्रय और नंबर 4 है पानी, नंबर 5 है यात्रा और नंबर 6 क्या है? वह वस्तुएं जो हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं और जिसे हम करते हैं। ठीक, जो हम करते और जो जानते हैं वो हमारे जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, जिनके विषय में हम जानते और उसे करते हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ये सभी पर्यावरण की क्या है? थीमें हैं। तो कुल टोटल 6 थीमें हैं। तो उन 6 थीमों में इसमें कौन सा आ रहा है? भोजन। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ये है झारखंड के लोगों की भाषा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भाषा, मणिपुर के लोगों की भाषा और मिजोरम के लोगों की भाषा। तो कुड़ुक है ये उरांव और किसान जो जनजातियां हैं उनकी भाषा है। ये उरांव और किसान जनजातियां हैं, ये उनकी भाषा है, उनके द्वारा कुड़ुक बोली जाती है। ये कुड़ुक क्या है? एक ट्राइब्स लैंग्वेज है और संस्कृत और हिंदी की तरह
इसकी भी लिपि क्या है? इसकी भी लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक, तो इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। सबसे पहले कुडुख भाषा किसकी है? तो ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि नंबर 1, नंबर 4 झारखंड के लोगों द्वारा बोली जाती है। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा बोली जाती है? तो उरांव और किसान। ठीक, उरांव की जनजाति है और किसान, 2 जनजाति हैं जिनके द्वारा ये बोला जाता है। ठीक, और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है ये, देवनागरी। और जो उरांव और किसान जनजातियां हैं वो कहाँ अधिकांशतः पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं झारखंड। कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़। कहाँ पाई जाती हैं? एमपी। कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा। कहाँ पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल। और कहाँ पाई जाती हैं? असम। ठीक, और भारत से बाहर भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, कुछ देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, नेपाल एवं भूटान। ठीक, तो जो कुडुख भाषा है वो ट्राइबल लैंग्वेज है, इसकी लिपि देवनागरी है और ये उरांव और किसान जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, और ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा और झारखंड इसका राइट आंसर है। ठीक, तो आज जो है आपने 30 सेलेक्टेड क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आगामी 20 अगस्त के एग्ज़ाम में इनमें से आने की संभावना है। तो आप जो है वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए और इसके साथ ही आपको जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आगे मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।